नमस्कार किसान भाइयों, मैं ब्रजेश और आप देख पा रहे हैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। आमतौर पर मैं पशुपालन से जुड़ा हुआ वीडियो या उसके इनपुट से जुड़ा हुआ वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि पशुपालन कैसे आसान हो, कैसे युवाओं के लिए लाभकारी हो, किसानों के लिए लाभकारी हो। उसी कड़ी में आज बिल्कुल अलग अद्भुत मैं आपको एक ऐसे जगह पे लाया हूं जो बिहार का सबसे, आप कह लीजिए कि एशिया का सबसे बड़े मीठे जल का झील काबर झील के बीचों बीच अवस्थित एक जगह है। उसका नाम है सुकून वाटिका। तो उस सुकून वाटिका में हम आपको लेके आए हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे फल, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम स्पेशली यहाँ के पशुपालन पर वीडियो बनाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अत्यधिक लोगों तक ये बातें पहुँच सके। दूसरी बात कि आज का जो ये वीडियो है इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगा, आप पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि आमतौर पर पशुपालन के जो सबसे बड़े चैलेंज हैं उस चैलेंज को यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने दूर किया है। तो आइए मिलवाते हैं हम आपको सुकून वाटिका के ओनर से। तो हम सुकून वाटिका में हैं और ये हैं एकदम बिल्कुल बेगूसराय जिले ही नहीं, बिहार के जाने माने चेहरे अनीस जी। एकम्मा गांव में काबर स्थित ये फार्म है और अनीस जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कृषि में इनका बड़ा नाम है और ये किसान सलाहकार भी हैं हम किसानों के। इनके पिताजी बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे पूसा यूनिवर्सिटी में और विभिन्न जगहों पे। तो सर आपका स्वागत है हमारे गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। धन्यवाद ब्रजेश जी, आपका भी हमारे सुकून वाटिका में का स्वागत। सर सुकून वाटिका में तो आपके बहुत से अद्भुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप हमारे किसान भाइयों और युवा साथियों को पशुपालन में आज के डेट में अगर कोई दो चैलेंज हैं तो एक है रिपीट ब्रीडिंग और दूसरा है मेस्टाइटिस। ये दो चीजें हैं और मैं बार बार आपके से, तो हमारा संबंध बहुत पुराना है, 12-14 सालों का, लेकिन जब भी मैं आपके सुकून वाटिका में आता हूं तो वास्तव में किसान भाई मुझे सुकून मिलता है। तो मैं इसीलिए चाहा कि आपको भी रूबरू कराऊं इनके कामों से। शायद इनके इन कामों को बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा आप बताएं कि क्या बेसिकली आप इस डेयरी फार्म में करते हैं। ऐसा है सर, हमारा उद्देश्य है कि अब सरकार नियम कानून बनाए हम पालन ना करें, ऐसा संभव नहीं है। हमको क्या करना है, मान लीजिए कि आज पशुपालन पर या गौ हत्या पर रोक की बात होती है, लेकिन रुक नहीं रहा है। और हमारा एक प्रयास है, जो आज गाय किसान भाइयों के यहाँ दूध देना बंद कर दी, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो वैसी गाय को किसान थक हार करके बेच देते हैं कटने के लिए, और वो चला जाता है। तो ऐसे इस वाटिका में मैं अब तक 6 गायों को अडॉप्ट क्या उसको परचेज किया हूँ। और कुल गाय कितनी है आपके? हमारे पास यहाँ पर अभी 2 दर्जन मवेशी है, 24 गाय है। तो जिसमें 6 गाय वैसी है जो एक गाय तो ऐसी है कि वो 3 महीना की गाभिन थी, हमारे ग्राम की गाय थी। और वो गाय को 1 साल पर रिपीट कर गया। पशुपालक समझे कि वो माने गाभिन नहीं है, उसको बेच ली। तो हम लोग प्रयास किए, हमारा लड़का इस काम में काफ़ी सहयोग करता है, वो प्रयास किया कि उस गाय को किसी तरह लावें। वो यहाँ से एजनी चला गया था, तो वहाँ पर 2-3 लड़का मिल कर के गया, उस गाय को ढूंढा, उसको लाया, जांच किया। वो गाय 3 महीना की गाभिन थी, हमारे यहाँ बच्चा दी, उसका बाछी हुआ। इसके बाद वो सेकेंड ईयर फिर रिपीट की है, एक बाछी और दी है, उसका बच्चा आपके सामने है। ये देख लीजिए, ये गिर क्रॉस की बछिया है, ये देसी क्रॉस है, गिर की क्रॉस है। हाँ, तो ये अब हम एक के साथ 2 बचाए। इसके बाद तो हमको बल मिला, और जो गाय कंसीव नहीं कर पा रही है, जो आजकल वैज्ञानिक तौर तरीका है, दवा वगैरह है, सबको हमने परिपूर्ण किया। और आज के डेट में मेरे पास 6 गाय ऐसी है जो कि हर एक गाय पशुपालक के यहाँ वो रिपीट कर रही थी, और हमने इलाज करा करके उसके जीवन को ही न बचाया, उससे दूध भी ले रहा हूँ।
इस अद्भुत कार्य को कैसे ये करते हैं, क्यों करते हैं, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अनीस भाई आपसे जानना चाहेंगे कि आप गायों का गाय वाइज हिस्ट्री थोड़ा सा बताएं कि इस पे क्या स्थिति में आप लाए और कैसे ये गाय आज से 8 महीना पहले ये गाय हमारे गांव की है, गांव के एक किसान की है। वो बेचारा बहुत मेहनत किया। ये गाय 6 बच्चा दे चुकी है और इस जन्म भी हुआ किसान के घर में। वो काफ़ी मेहनत किया, वो गाय कंसीव नहीं की, वो खर्चा भी काफ़ी किया। लास्ट में वो मात्र 14,000 में इस गाय को बेच दिया। तो हमको जानकारी, हमारा लड़का हमें फ़ोन किया कि बापू ऐसा ऐसा बात है। उसके सेंटिमेंट को देख करके हम पशुपालक से इस गाय का 14,000 दिया था। हम 15,000 दे करके उस गाड़ी से उतार के ले आए यहाँ। गाय काफ़ी मरखंड थी, मैंने ये मारने के लिए दौड़ती थी, लेकिन अब आस्ते आस्ते सीधा हो गई है। और ये गाय आज के डेट में 2 महीना सिर्फ हमने ट्रीटमेंट दिया इसको। और ये गाय गाभिन है, करीब 6 महीना की गाभिन है। टेस्टेड है जी। और भी गायों का थोड़ा सा विवरण आप बताएं। बिल्कुल सुंदर। और किसान भाई आप देखेंगे कि पूरे डेयरी फार्म में इन्होंने बकायदा फार्म फैन लगाया है। और ये वेंसुन का बढ़िया शानदार, इधर दिखाना चाहेंगे आप कि ये वेंसुन का बढ़िया एकदम इंटरलॉक वाला काव मैट भी इन्होंने लगाया है। ये एक गाय मंझौल की गाय थी, वो किसी पशुपालक को दिए हुए थे, वहाँ नहीं संभल रही थी, गाय बहुत बुरी स्थिति में थी। तो वो रिक्वेस्ट किए कि अनीस जी आपके यहाँ ये गाय चली आएगी तो इसका जान बच जाएगा। गाय बहुत कमज़ोर थी। यहाँ 1 महीना के बाद ये गाय किसी तरह से गिरी, क्या हुआ, इसका पैर टूट गया। तो हम लोग इसको तत्काल जो है मैंने मिट्टी में 5-6 महीना रखे, स्टैंड दे करके रखे, उठा बिठाए सब काम किए। गाय प्रेग्नेंट थी, छिटक गई। इसके बाद भी ये दूध देना जारी रखी, करीब 24 महीना तक ये गाय दूध दी। अब हमने निर्णय लिया इस गाय को हम मैंने मातृत्व का लाभ नहीं होने देंगे, क्योंकि इसको कष्ट होगा। अब इस गाय का सेवा भाव हम कर रहे हैं और ये खुद उठ बैठ कर लेती है, अपना जीवन को ये सुरक्षित कर ली है। आइए और भी अंदर में गायों का विवरण थोड़ा सा दें। देखेंगे कि इन्होंने वाटर बॉल भी लगाया है कि गाय जब अंदर से बाहर आएंगी तो यहाँ पे पानी पिएंगी। देखिए ये गाय, ये बाछी है, इसको इतना बड़ा घाव था पेट में, ये जो आप देख रहे हैं, अब तो लगता सटक गया, बहुत बड़ा घाव था। ये बाछी उसमें मवाद काफ़ी निकला। अब इसके बावजूद ब्लडर टाइप का बड़ा सा इसके पेट में रह गया। तो लोग कहता था इसको बेच लीजिए। हम कहे कि हमारा उद्देश्य ही नहीं है कि हम इसको बेच लेंगे। और ये गाय प्रेग्नेंट हुई, बच्चा दी और अभी ये करीब दोनों टाइम मिला के 15-16 किलो दूध दे रही है। और बिल्कुल जर्सी में है जी। इधर आइए, ये गाय है मंझौल के किसान की, मंझौल के किसान की गाय है। ये गाय नाथी हुई थी, इधर से ही जा रही थी आज से 1.5 बरस पहले। तो मालूम हुआ कि इसका भी वही स्थिति था, कंसीव नहीं कर रही थी, 1 किलो दूध देता था सुबह शाम। तो हमारा लड़का यहीं पर इसको उतार लिया, उसको 16,000 दे दिया। 16 में बोला लेके आया, 18,000 दिया। और ये गाय को हम नाथी हुई थी, नाथ उत काट के हटा दिए। ये गाय इतनी शरीफ है, इतनी सीधा है, कभी मारने का प्रयास भी नहीं की, नाथ उत भी हटा दिए। और ये गाय हमारे यहाँ करीब 5 किलो सुबह शाम दूध देने लगी, थोड़ा सा इसको देखभाल करने के बाद। और बस महीना 1.5 महीना के बाद प्रेग्नेंट, ये पाल खा गई, हीट में आ गई, कंसीव कर गई। और ये गाय हमारे यहाँ बाछी जन्म दिया। वो बाछी जो है इसी का बच्चा है, इसी का बच्चा है। और अब हमारा प्रयास क्या है कि हम सिर्फ सेक्सेट सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बाछा हमारे यहाँ अब ना हो, क्योंकि बाछा की उपयोगिता है नहीं और लोग उसको सीधे बेच लेते हैं। और अब तक हमारे यहाँ करीब 6 बाछा हुआ, जिसमें एक जोड़ा को हमने एक पशुपालक को बड़ा पाल पोस करके फ्री में दे दिया, एग्रीमेंट के साथ नारायण पीपर के किसान को, कि वो खेती करेगा। और हम उसका मॉनिटर कर रहे हैं, वो साल भर से वहाँ सुरक्षित है, उसको कृषि कार्य में वो लगाए हुए हैं। इधर आइए सर।
ये आप दिखाएंगे कि पंखा तो लगा ही है, फॉगर की भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि अगर ये इस तरह की गाय का पालन कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर व्यवस्था इन्होंने नहीं दिया। अब ये देखिए, ये गाय, यही गाय के बारे में बोल रहा था, मेरे गांव की गाय है। ये बेचारी 3 महीना की गाभिन थी और ये गाय कटने के लिए चली गई। और आज के डेट में 2 बच्चा को जन्म दी। एक बाहर में जो आप देख रहे हैं इसी का बच्चा है। और लगभग जो आप गाय हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास जो भी गाय आप देख रहे हैं, सब गाय मैंने मिला जुला के ऐसे ही है। हमारा एक और उद्देश्य है कि हम किसी भी गाय का डिहॉर्निंग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका पालन पोषण हो। और क्या बात करते हैं, कितना नेचुरल है। आप दिखाइए कि गायों को मच्छर न लगे, उसके लिए इन्होंने मच्छरदानी लगाया। इधर दिखाइए प्रशांत जी, इन्होंने मच्छरदानी लगाया है। और उसके बाद ये देखिए, ये क्या है भाई, मैक्सो। कितना आधुनिक पशुपालन है कि आपने मैट देखा, आपने फैन देखा, आपने वाटर वॉल देखा, आपने फॉगर देखा। अब ये देखिए कि ये मैक्सो का, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टंगा हुआ है, इसमें तेल भी भरा हुआ है। और पूरे शेड में ये मच्छर भगाने के लिए इन्होंने ऐसा लगा रखा है। ये तो शायद हमने आज तक नहीं देखा भाई साहब कि किसी डेयरी फार्म में मच्छर भगाने के लिए बाकायदा 10-12 मैक्सो का मशीन लगा हुआ। अभी आप जब आए तो आपकी जो ये गौपालन की व्यवस्था है अनीश सर, ये तो बिल्कुल सराहनीय है। अब आप हमारे किसान भाइयों को वो जादू बताइए कि जो रिपीट ब्रीडर गाय हैं उसमें क्या जादू आप करते हैं कि गाय कंसीव करती हैं? होता क्या है, किसान भाई सिर्फ गाय को सूखा चारा दें या मिक्स करके दें, सिर्फ चारा पानी देते हैं, उनको जो मिनरल्स चाहिए होता है वो नहीं देते हैं। तो गाय को मिनरल्स की आवश्यकता है, तो उसमें जैसे सॉल्ट है, प्रत्येक दिन गाय को नमक चाहिए। इसके अलावा जो आजकल मार्केट में मिनरल मिक्सचर आता है ब्रांडेड कंपनी की, वो इनको चाहिए ही। वो है मैंने साथ में एक और बहुत बड़ी समस्या है कि गाय को टिक्स बहुत होता है, और टिक्स पर पशुपालक ध्यान नहीं देते हैं। इसका खून वो पीता रहता है, जो मेरा अनुभव कहता है। आज के डेट में हमारी किसी गाय को आप एक भी जिंदा टिक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका भी हम प्रबंधन करते हैं कि इसको टिक्स नहीं हो। तो जी, तो लेकिन खान पान में या कहाँ पे कुछ तो है, बड़े बड़े डेयरी फार्मों में जहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी गाय रिपीट कर रही हैं। इसके बाद जो है कुछ जादू तो है आपका। इसके बाद भुसारी का जो आइटम्स है ब्रजेश जी का, वो आइटम को हमने पहले तो जांचा परखा, और जब मैं ये संतुष्ट हो गया तो अब क्योंकि हम किसान हैं, बेसिकली हम अपना उत्पादन खुद करते हैं हर एक चीज़। अब हम उसमें कुछ ऐड कर लिए हैं। ब्रजेश जी का मिनरल मिक्सचर है या इनका जो फूड आता है वो उसका भी समावेश किए हैं। वो भी एक कारण है कि हमारी गाय, लेकिन उसके बावजूद भी हमको लगता है कि आपके सुकून वाटिका का भी कुछ इसमें योगदान है। ये तो देखिए, ये आप बताना नहीं चाह रहे हैं किसान भाई? ऐसा है कि हम जो हमारा उद्देश्य है कि अब हम गाय को माता का दर्जा दिए हैं, तो इसका एक खून का कतरा भी नुकसान नहीं हो, इसका एक खून भी बर्बाद नहीं हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मेरा उद्देश्य साफ सुथरा है। मैं दूध को मैंने ये डेयरी जो है दूध उत्पादन के लिए नहीं किया हूँ, मैं गौ सेवा के लिए प्रॉपर किया हूँ। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और हो सकता है मैंने ईश्वर का ऐसा प्रभाव है जो कि हमारी गाय बिल्कुल स्वस्थ है। और आज के डेट में अभी 9 ठो बाछी है, 9 कंसीव है। मैंने हमारा कोई भी गाय बाछी कभी रिपीट नहीं किया आज तक। आगे मैं पशुपालन से आगे की बात तो नहीं करना चाह रहा था आज, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि इस तरह के पशुओं को पाल के उसको कंसीव करा के और उसके बाय प्रोडक्ट्स का इन्होंने कितना ज़बरदस्त उपयोग किया है। तो छोटा सा पार्ट किसान भाई आप जरूर देखेंगे, आते हैं इस पे चर्चा करते हैं। देखिए किसान भाई, ये अद्भुत नज़ारा है। ये नज़ारा आप यहाँ से इधर देखेंगे तो यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में पौधे हैं, उसका संरक्षण है, जबरदस्त कलेक्शन है।
तो इस पे तो कभी फिर स्पेशली वीडियो बनेगा। मूल बात ये है कि इस टैंक में और उधर भी इनके पूरे सारे वर्मी कंपोस्ट और गोबर के डिकम्पोज के प्रोसेस हैं, और उसको यूटिलाइज करके ये देश और विदेशों की नामचीन फल और मतलब औषधीय पौधों का कलेक्शन जो इन्होंने किया है, वो पशुपालन का ही एडवांटेज मुझे महसूस होता है। तो सर इस पे थोड़ा सा आप बताएं कि गोबर और उसका उपयोग। जैसे देखिए किसान करते क्या है, एक जगह गोबर इकट्ठा कर लेते हैं अपने सड़क के किनारे, और उसको अपना 6 महीना रखने के बाद उसको खेत में डालते हैं, वो सड़ता नहीं है। और हम जैसे 3 पीट बनाए यहाँ पर, इसमें गोबर भर करके इसमें हम डिकम्पोजर, वेस्ट डिकम्पोजर लिक्विड को हम इसमें स्प्रे कर देते हैं, और ये तो ऑलरेडी ढका हुआ, कवर किया हुआ है। तो ये लगभग 40-50 दिन, 1.5 महीना में ये पूरा डिकम्पोज हो जाता है, और इसी को हम खेत में इस्तेमाल करते हैं। बर्मी में थोड़ा ओठर है, चालना पड़ता है, हर एक तरह का उसमें व्यवस्था करना पड़ता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ये पौधों में क्या इसका उपयोग आप ले रहे हैं? पौधों में भी तो मैं शुद्ध रूप से यही वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग किया हूँ, बेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग किया हूँ, और जिससे मेरा ये सारा पौधा बाहर से आया, बहुत एग्जॉस्ट हो गया। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कटहल की करीब 25 प्रजाति है अभी तक मेरे, 25 प्रजाति जी यहाँ पर है। अच्छा। ऐसे मेरे पूरे बाग में करीब 40 प्रजाति सब मिला के लगा हुआ है। तो अब हमारा उद्देश्य है कि इन पौधों पर, क्योंकि आप जैविक बोलते हैं लेकिन जैविक करते नहीं है, तो शुद्ध रूप से हम लोग का प्रयास है कि जैविक ही हम करें। तो अब जैसे ये सब पौधा बाहर से आया था, मृत प्राय था, और मैं यहाँ पर इसका हार्डनिंग किया हूँ, जिससे कि हर एक पौधा काफ़ी मैंने ओजस्वी हो गया। और फिर यहाँ से रिप्लांटेशन इधर होता है। थोड़ा सा बंद कीजिएगा। किसान भाई, आप जो देख पा रहे हैं कि गायों को किस तरह ये पाल रहे हैं सुकून वाटिका में, और खास करके जो गायों के वेस्टेज गोबर हैं उसका कैसे यूज, और आप इधर देखेंगे ना तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार ये बताएं कि यहाँ पे कितनी वैरायटी के आम हैं, कितनी वैरायटी के अमरूद हैं, और कितने वैरायटी के। सर हमारा उद्देश्य है ये वाटिका हमने कोरोना काल के आरंभिक दौर में बनाया था, जब लोग पेड़ पौधा के प्रति दौड़ रहे थे लगाने के लिए कि ऑक्सीजन मिलेगा, ये होगा, और उस समय हमने इसका निर्माण किया। और इसमें अब जैसे अमरूद है तो हर एक चीज़ मेरे यहाँ यूनिक है। अब अमरूद की करीब 2 दर्जन से ज़्यादा वैरायटी है। इसके अलावा नींबू की भी 2 दर्जन करीब वैरायटी है। कटहल की तो बहुत ज़्यादा है, 35-40 है। तो इस तरह से हमारा एक, और ऐसे फल जिसको हमने कभी देखा नहीं, कभी खाया नहीं, चखा नहीं, तो अपरिचित फल का हम एक यहाँ पर संग्रह कर रहे हैं, प्लांट इंसाइक्लोपीडिया के रूप में उसका निर्माण कर रहे हैं। तो ये है हमारा, और जिससे कि थोड़ा सा हर एक लोग इस, आपने जो ये संग्रह पौधों का किया है और आपका पशुपालन इस सुकून वाटिका में, हम किसान भाइयों आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे यहाँ की चीज़ों में। कभी इस बाग के बारे में भी मौका लगेगा, अच्छे से हम प्रयास करेंगे कि आपको एक एक पौधों की जानकारी मिले। खास करके आज ने जो हमारे सुकून वाटिका में आपने देखा है उस पर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपको कैसा लगा, और ख़ास करके रिपीट ब्रीडिंग काओं पे ये काम कर रहे हैं। अगर आपको मिलना हो तो बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड अंतर्गत एकम्मा गांव में हमारे अनीस भैया का निवास स्थान है। जाने माने चेहरा है और कृषि सलाहकार हैं, बीएससी एमएससी इन्होंने एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया है, और इनके पिताजी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हमारे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अब हो गई है। तो अनीस भैया आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, और आपको इनको देख के लग रहा होगा अभी मैं आया तो ये कुछ कट छट कर रहे थे, खुद से लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये मजदूरों के भरोसे ही अपना काम निकालते हैं। तो आपका बड़ा स्वागत है, और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं अनीस भैया। आमतौर पर किसान भाई हम लोग कहते हैं कि मतलब किसान का बेटा है, कोई ये नहीं कहता है आमतौर पर कि मैं किसान हूं, लेकिन ये कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इनके पिताजी साइंटिस्ट थे, ये आधे किसान हैं, चूंकि ये नौकरी भी करते हैं और किसानी भी करते हैं, और इनके जो सुपुत्र हैं वो विशुद्ध किसान हैं। तो ये उल्टी परंपरा को आपने जो लागू किया है, उत्तम खेती मध्यम वन, और बाकी की लाइन मैं नहीं बोलूंगा, तो इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। आपका भी समय बहुत कीमती है, आपने हमारे धन्यवाद।